तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्राचीन भारत जनपद से साम्राज्य की ओर। ठीक है, तो इस समय में ही कुछ नए नए धर्मों का उदय हुआ था, कुछ नए नए शासक आए थे। उन शासकों, जो महान शासक थे, उन सभी के बारे में आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, पहला पॉइंट है आपका नए धर्मों का उदय। तो नए धर्म कौन से थे, जरा ध्यान दें। आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का पूर्व की ओर स्थानांतरण। ठीक है, पूर्व की ओर स्थानांतरण मतलब कि भारत की तरफ आना चालू किया है ना, यानी कि इस तरीके पूर्व पूर्व की तरफ, इधर की तरफ है ना पूर्व, और पश्चिम इधर की तरफ है, उत्तर इधर और दक्षिण इधर। ठीक है, तो पूर्व की तरफ ये जाने लगे। तो देखिए, इस समय का मुख्य केंद्र हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर चला गया। यहाँ पर नए धर्मों की जो है उदय हुआ। ठीक है, अधिकतर। अब देखिए कारण क्या है, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, बिहार और बंगाल की तरफ को जो है अधिक वर्षा होती है। भूमि जो होती है उपजाऊ होती है। उपजाऊ भूमि से क्या होती है, कृषि अच्छी होगी। ठीक है, भूमि उपजाऊ होती थी। बिहार में लोहा अयस्क आसानी से उपलब्ध था। फिर लोहे के औजार जैसे कि हल्की फाल, कुल्हाड़ी आदि से जंगल साफ करना आसान होता था, इसलिए लोग कहाँ चले गए, पूर्व की ओर चले गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो भैया देखो, कृषि का विकास, दूसरा पॉइंट क्या है, कृषि का विकास। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इस काल में कृषि उत्पादन बढ़ा। इसी काल में क्या हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा। ठीक है, एटा, एटा जगह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एटा के जखेड़ा में लगभग 500 ईसा पूर्व की एक लोहे की हल फाल मिली है। मतलब एटा उत्तर प्रदेश में एक जगह है कि जखेड़ा, वहां पर क्या मिला है आपको, एक लोहे की हल्की फाल मिली है। ठीक है, आगे लोहे के औजारों के साक्ष्य राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली, सोनपुर में भी मिले हैं। ठीक है ना, ये सारी जगह भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धान, गन्ना, सरसों की खेती हेतु बहुत सावधानी और कई बार जुताई करनी पड़ती थी। और कृषि के विस्तार जैसे कि अनाज की उपलब्धता बढ़ी। ठीक है, व्यापार और सहकारी को बढ़ावा मिला। ठीक है ना, मतलब हाँ, शहरीकरण और व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब आगे चले तो आगे अगला पॉइंट है आपका द्वितीय शहरीकरण, यानी 6 से 3री शताब्दी तक। ठीक है, अब देखो, इस काल को भारत का दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस 6 से 3री शताब्दी को, ठीक है ना, 6ठी से 3री शताब्दी को क्या कहा जाता है, भारत का दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1000 वर्ष बाद शहरों को दोबारा से विकसित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस बार इस बार शहर मुख्यतः मध्य गंगा घाटी में विकसित हुई थी, क्योंकि कहीं पे भी कोई बसना चाहेगा तो वो क्या होना चाहिए, वहाँ पानी, भूमि अच्छी होनी चाहिए, ताकि कृषि वगैरह कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। उसके बाद लगभग 60 नगर विकसित हुए। 60 नगर में पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, राजगढ़िया, चंपा, कौशाम्बी और उज्जैनी आदि, ये ऐसे अलग अलग 60 नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। तो आगे देखिए क्या है, व्यापार और शिल्प का विकास। देखिए ये नगर व्यापार और कारीगर यानी कि शिल्प के केंद्र बने, यानी वही पूर्व की तरफ की बात कर रहे हैं हम अभी, सारे पूर्व, बिहार और थोड़ा उत्तर प्रदेश का इलाका और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का इलाका, झारखंड वगैरह, वहां की बात कर रहे हैं पूर्व की मेनली। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये नगर व्यापार और कारीगर शिल्प के केंद्र बने। ठीक है, देखो इनके द्वारा कपड़े, रेशम, गहने और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और व्यापारी अन्य नगरों में से ले जाकर बेचते थे। ठीक है ना, अब आगे चले तो वाराणसी, देखिए सावती व कौशाम्बी से जुड़ा प्रमुख व्यापार केंद्र था। ठीक है, मथुरा, उज्जैन गुजरात के समुद्री क्षेत्रों और तक्षशिला के रास्ते का प्रमुख पारगमन केंद्र था। मथुरा जो है ना, उज्जैन और गुजरात के समुद्री क्षेत्रों और तक्षशिला के रास्ते का प्रमुख आपका पारगमन था। ठीक है, केंद्र। अब उसके बाद जातक कथाओं से पता चलता है कि व्यापारी मगध और कौशल से तक्षशिला तक यात्रा करते थे। ठीक है, मगध और कौशल से, अभी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा मैप कहाँ है मगध का। ठीक है, अब देखो उसके बाद है आपका प्राचीन पंच मार्क्ड सिक्के। ठीक है ना, देखो पीएमसी, इस समय बड़ी मात्रा में ढलाई वाले मुद्रांकित यानी पंच मार्क्ड सिक्के प्रयोग किए गए। देखो इस तरीके के, इसमें 5 प्रकार के आपको अलग अलग निशान, कई सारे निशान भी आपको देखने को मिलेंगे सिक्के में। ठीक है, तो इन्हीं को ही क्या कहा गया, पंच मार्क्ड सिक्के। देखो सिक्कों पर अनेक चिन्ह होते थे,
अर्धचंद्रा, मछली, पेड़, पहाड़ आदि। ठीक है, लगभग 500 प्रकार के ऐसे सिक्कों की पहचान की गई है। ठीक है, और यह मुख्यतः चांदी तथा तांबे के होते थे। सामान्य कौन से धातु से बने होते थे ये? चांदी से। किससे बने होते थे? चांदी से। अब आगे चले तो आगे बात करता है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ वहाँ पे? कृषि, व्यापार और शहरीकरण से समाज में परिवर्तन हुए। ठीक है, पुराने समानता और भाईचारे के ढांचे में असमानता बढ़ने लगी। ठीक, क्या हुआ? पुराने समानता की तरह अब भाईचारा के अंदर भी क्या हुआ? असमानता बढ़ने लगी। क्योंकि जब चीजें विकसित होती है ना तो संसाधन के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ता है, तो ऐसे में भाईचारा भी क्या होने लग गया? खत्म होने लग गया। ठीक है, अब आगे चलो तो आगे नए धर्मों का उदय। तो इस समय में नए धर्म का उदय हुआ। ठीक है ना, अब देखो क्या, इसी सामाजिक पृष्ठभूमि पर बौद्ध और जैन धर्म का भी क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? वास्तविक सुख क्या है? दान देना, अहिंसा करना, मित व्यतीत करना, अच्छे व्यवहार में मैं है, ना कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों में। ठीक है ना, नहीं मतलब उसने ये है कि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोगों की भलाई वगैरह भी करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। उसके बाद है बढ़ते व्यापार के कारण उभरते वैश्य वर्ग ने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया, क्योंकि इन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ऊंचा स्थान नहीं मिला था। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। अन्य पंथ आजीविका संप्रदाय। देखो, बौद्ध स्रोत बताते हैं कि उस समय 62 से अधिक पंथ प्रचलित थे। इसमें प्रमुख था आजीविका पंथ। ठीक है, इसकी स्थापना मखाली घोषल ने की थी। बाद में मौर्य शासकों द्वारा आजीविकाओं को गुफाएं दान में दी गई थी। मतलब कि मतलब जैसे होती है ना, धर्म होता है, एक पंथ होता है, तो 62 तरह के पंथ थे, उसमें एक प्रमुख पंथ था आजीविका। ठीक है, पंथ, और इसकी स्थापना मखाली घोषल ने की थी, और बाद में जाकर मौर्य शासकों ने इन्हें गुफाएं गिफ्ट करी थी, दान में दी थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, अब अगला ही टॉपिक आ गया आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ठीक है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत जरा हम समझेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। इंपॉर्टेंट है एक मार्क्स क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद वह जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और निवारण, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना था। ठीक है भैया, उसके बाद है जैन धर्म की मुख्य मान्यताएं। देखो, त्रिरत्न, 3 स्वर्ण सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसमें क्या? उचित विश्वास, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार करना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? ढंग से समझो। ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति इन्हीं तीनों पर क्या रहती है? निर्भर रहती है। अगर आपने ये 3 कर लिया तो आपको मोक्ष प्राप्त मिल जाएगा, यानी मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे क्या है? पंच महाव्रत। 5 महाव्रत भी होते हैं इनके, जरा ध्यान दें इनकी मुख्य शिक्षा में। जैन धर्म के 5 नियम: अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। किसी जीव को न कष्ट न देना। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है सभी जीवों में प्राण होता है, चाहे पत्थर, ईंट, चींटी कुछ भी हो, सबको नहीं, मतलब सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। झूठ ना बोले, चोरी ना करे, ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखे, अपरिग्रह मतलब अधिक संपत्ति का ग्रहण ना करे। ठीक है भैया, सारे मतलब यहाँ पे हो गए। और गृहस्थों के लिए इन्हें अनुव्रत यानी छोटे व्रत कहा गया। ठीक है ना, मतलब ये छोटे व्रत हैं, ये सब आप करोगे तो एक तरीके की व्रत कर रहे हो। झूठ ना बोलना, अहिंसा ना करना, असत्य, ठीक है, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, अब आगे चले तो देखो भैया, जैन धर्म की विशेषता क्या थी? अनेकतावाद और रहस्यवाद। ठीक है, सॉरी, ईर्ष्यावाद। देखो देखो क्या होता है? स्यादवाद होता है। सत्य को अनेक कणों में परखा गया, सत्य को अनेक कणों से परखा, सॉरी कोणों लिखा, हाँ गलती हो गई, कोणों से परखा जा सकता है। ठीक है, अत्यधिक कठोर अनुशासन, अहिंसा और प्रायश्चित से नहीं। ठीक है, प्रचार, भाषा, प्राकृतिक। अब देखो क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि सत्य को अनेक कोणों से परखा जा सकता है, अत्यधिक कठोर अनुशासन, अहिंसा और प्रायश्चित। ठीक है ना, इसके अंदर ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद है प्रचार भाषण, जो कि है प्राकृतिक। ठीक है, मतलब जो प्रचार करते थे अपने हाँ, वो प्रचार भाषा कौन सी थी उनकी? प्राकृतिक थी। बाद में 2 शाखाओं में क्या हो गए? बट गए, दिगंबर और स्वयंवर। दिगंबर वो होते थे जो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे, स्वयंवर वो होते थे जो कि सफेद वस्त्र को पहनते थे। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आगे चलते हैं।
आ गया है बौद्ध धर्म। क्या है? अब आ गया बौद्ध धर्म। अभी हमने जैन धर्म के बारे में समझ लिया, अब बौद्ध धर्म के बारे में समझो। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? इनका जन्म 566 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। ज्ञान कहाँ मिला इन्हें? बोध गया में। प्रथम वाचन सारनाथ। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया इनको। ठीक है। निधन कब हो गया? कुशीनगर में 486 ईसा पूर्व। उन्होंने संघ की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में यहाँ से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद बौद्ध का दर्शन मध्य मार्ग, ना तो अत्यधिक भोग विलास करना, ना ही अत्यधिक कठोर तपस्या करना, और जीवन में संतुलन ही सर्वोत्तम मार्ग है। इन्होंने कहा ना तो ज़्यादा तुम इच्छा रखो, ना ही ज़्यादा तुम तपस्या करो, संतुलन बना के रखो, नॉर्मल जिंदगी जियो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। ठीक है, देखिए पहला दुख, संसार दुखों से भरा है, ये सत्य है। ठीक, कहीं पे भी चले जाओ कोई ना कुछ चीज़ को लेकर दुख जरूर है, कोई ना कोई। दुख समुदाय, दुख का कारण होता है इच्छाएं और तृष्णा, है ना। हमारी इच्छाएं होती है, हमें वो नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं, है ना। उसके बाद है दुख निरोध, दुखों का निवारण संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारण का मार्ग है। देखो, और उसके बाद है आपका अष्टांग मार्ग, जो कि दुखों से आपको मुक्ति दे देगा। ठीक है, या दुखों का पथ। देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मतलब सब चीज इतना करो कि ज़्यादा ना हो, हर एक चीज़ नियम अनुसार एकदम लिमिट में, सम्यक मतलब। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्या होगा? व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाएगा। ना ज़्यादा की लालच करना, जितना मिल गया उसमें खुश रहना, और कोशिश करना, इसमें लिखा है कोशिश करना, कर्म पे ध्यान देना, जितना मिल जाए उतने में खुश होना, और उस और करने के लिए मेहनत करते रहना। ठीक है। उसके बाद है आपका बौद्ध धर्म का प्रसार और शाखाएं। देखिए भाई, प्रचार की भाषा क्या थी इनकी? पाली। जैन धर्म की क्या थी? प्राकृतिक। ठीक है ना। और ये क्या है? पाली। महिलाओं और निम्न वर्गों को भी इसमें संघ प्रवेश मिला, समाज में समानता थी। 4 बौद्ध परिषदों ने धर्म के प्रसार में बड़ा योगदान दिया। ठीक है। 2 प्रमुख शाखाएं में बटा, पहला हीनयान, दूसरा महायान। देखिए, हीनयान की भाषा पाली थी, बौद्ध की पूजा नहीं करते थे, केवल उन्हें मार्गदर्शन मानते थे। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं होती थी। ठीक है ना। इसमें क्या होती थी? दूसरा क्या है? महायान। 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान क्या थे? जिनमें कोई भी मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती थी, केवल मार्गदर्शन। ठीक है, ऐसा। और दूसरा महायान, जिनकी भाषा संस्कृत थी, बौद्ध की मूर्ति पूजा और भक्ति पद्धति को अपनाया। मतलब इसमें क्या था? बौद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी भक्ति वगैरह ढंग तरीके से किया गया। ठीक है, मूर्ति पूजा। समझ में यहाँ पे दो प्रकार की शाखाएं थी। अब आगे चले तो आगे है आपका बौद्ध धर्म का प्रभाव। देखो, साहित्य यानी त्रिपिटक, बौद्ध चरित्र और मिलिंद पन्हो। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं कि इनके बौद्ध धर्म का प्रभाव, इन सब चीज़ों से साहित्य इनके लोगों पर प्रभाव जो है पड़ा। ठीक है। अब देखिए क्या है? कला व वस्तुकला, सांची का स्तूप, अमरावती, अजंता गुफाएं, गांधार व मथुरा कला। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है? इनकी कला और वस्तुकला है, जिससे हम आज के समय में बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। और समाज में समानता और नैतिक मूल्यों का प्रसार किया। क्या था? बौद्ध धर्म का प्रभाव था, इम्पैक्ट था हमारे भारत में। ठीक है ना। क्या हुआ? इन्होंने त्रिपिटक, बौद्ध चरित्र, मिलिंद पन्हो और कला और वस्तु में सांची का स्तूप पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। अमरावती, अजंता की गुफाएं, गंधार व मथुरा कला, ये सारी चीज़ें, और समाज में समानता और नैतिक मूल्य का प्रसार था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका 16 महाजनपद। ठीक है ना। अब बात करेंगे महाजनपदों की। तो देखो बेटा, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं पहले। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व केवल धार्मिक और आर्थिक बदलाव का युग नहीं था, बल्कि राजनीतिक विकास भी तेजी से हुआ था। सब बात कर रहे हैं हम 6ठी शताब्दी। किसकी बात कर रहे हैं? 6ठी शताब्दी की बात करेंगे इसमें। ठीक है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोग खेती बाड़ी करने लगे, जिससे वह एक स्थान पर बसने लगे। क्या लगने लगे? एक स्थान पर बसने। देखो, मगध, काशी, वास्ता, चेड़ी, अवंती, मत्स्या, सारे यहाँ पर ये आपके 16 महाजन पद हैं ये। ठीक है ना। जितना भी देखोगे आपका अस्मका, अंगा, वज्जी, माला, कोसला, पंचाला, कुर्रू, ठीक है, गांधार, क्या लिखा है? कंबोजा। ये आपके टोटल कितने हैं? 16 महाजन पद ऐसे भारत में फैले हुए हैं ये। ठीक है। अब उसके बाद इसी स्थायी निवास के कारण जनपद यानी क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और बाद में लोहे के उत्तम औजारों और हथियारों के प्रयोग से
कुछ जनपद बड़े शक्तिशाली राज्यों में बदल गए जिन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक है ना, क्या कहा गया? महाजनपद। तो उदय कैसे हुआ भैया? धीरे धीरे मतलब 6ठी शताब्दी में क्या हुआ? धार्मिक और आर्थिक बदलाव का युग नहीं था, बल्कि राजनीतिक विकास भी तेजी से हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में लोग खेतीबाड़ी करने लगे, जिससे वह एक स्थान पर बसने लगे। ठीक है, और इससे क्या हुआ? जनपद का उदय हुआ, यानी कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। फिर बाद में लोहे के उत्तम औजार और हथियार के प्रयोग से कुछ जनपद बड़े शक्तिशाली बन गए, इसे महाजनपद कहा गया। ठीक है, उसके बाद है महाजनपदों का उदय। देखिए, राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बन गया। ठीक है, और यह क्षेत्र उपजाऊ था और लोहे के उत्पादन केंद्रों के पास था। इसी कारण यहाँ बड़े शक्तिशाली राज्य बने। कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है ना। मेन कहाँ की बात हो रही है? तो मेन आपका ना ये पूर्व की बात हो रही है। देखो ये सारा ये पूर्व की तरफ ही है। ठीक है ना, पूर्व की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते। 16 महाजनपद थे। आ जाओ भाई, देखो 16 महाजनपद की आपकी सूची है। अंग: राजधानी चंपा, आधुनिक स्थान जो आज के समय मुंगेर, भागलपुर बिहार के अंदर है। ठीक है ना, बिहार कहाँ है भाई? हमारा यहाँ पर आपका बिहार ये देखो यहाँ पर है, पाटलिपुत्र के पास ये पूरा। ठीक है, उसके बाद मगध जो है आपका गिरिव्रज, राजगीर राजधानी थी इसकी, गया और पटना में। ठीक है ना, पटना भी आपका यहीं पे ही है। ठीक है, फिर काशी जो है बनारस में है। क्या है? बनारसी। काशी कहाँ है? बनारस में, उत्तर प्रदेश यहाँ पर होगा। ठीक है, काशी देखो ये रहा काशी, ये रहा। ठीक है, काशी। ठीक है, वत्स्य, कौशाम्बी, इलाहाबाद क्षेत्र। ठीक है, इसी तरीके से हमारे क्या है ये 16 महाजनपद हैं। आप मैप में ऐसे देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपके 16 महाजनपद है। 13 यहाँ पर, अगले पेज पे 3 और हैं। ठीक है, इन सबकी राजधानी भी लिखा हुआ। कभी कभी क्या कर लेगा एग्जामिनर, राजधानी पूछ सकता है किसी भी आपकी जो किताब है ना, हाँ किताब में पूरा राजधानी पूरा टेबल से बना के दे रखा है। ठीक है ना, देख लेना एक बार। उसके बाद क्या है? शासन प्रणाली पर चलते हैं आप। तो शासन प्रणाली 2 तरह की थी। कितने तरह की थी? मेन 2 प्रकार की थी। पहला था राजशाही, जहाँ पर राजाओं का राज होता था। किसका? राजाओं का राज होता था और वंशानुगत चलता था। ठीक है ना, और कई महाजनपद जैसे मगध, काशी, अवंती आदि राजशाही थे। ठीक है ना, कौन से? मगध, काशी, अवंती, यहाँ पे राजाओं का राज था। उसके बाद गणसंघ। गणसंघ मतलब क्या? जहाँ पर गणतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, जहाँ पर लोगों द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, देखो यहाँ शासक एक राजा नहीं बल्कि कुलीन परिवारों की परिषद चलाती थी। परिषद में शक्तिशाली कुलों के प्रमुख शामिल होते थे। शासन शाही राज्यों से अधिक जनतांत्रिक थी, पर आम जनता की भूमिका नहीं थी। मुख्य गणसंघ वज्जी जो कि लिच्छवी का गणराज्य था। ठीक है ना, ये सब यहाँ पर। ठीक है, गणसंघ मतलब कहाँ? जहाँ पर एक ग्रुप जो सारे डिसाइड करता था, लोगों का ग्रुप डिसाइड करता था। लेकिन जो राजशाही होता था वहाँ पे क्या? राजा डिसाइड करता था क्या होगा क्या नहीं होगा, और एक वंशानुगत चलती थी ये चीज़ें। ठीक है। फिर उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण गणसंघ वज्जी थी। क्या थी? गणसंघ। गणसंघ मतलब क्या? जहाँ पर लोगों के द्वारा राज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था वज्जी। ठीक है, जिसका वंश था यहाँ पर लिच्छवी वंश का शासन था, और यह भारत के प्राचीनतम गणतांत्रिक राज्यों में से एक है। ठीक है, और बाद में मगध साम्राज्य ने वज्जी संघ को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। ठीक है, मगध जो था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए मगध का उदय, अब मगध ही आ गया तो मगध के बारे में बात करते हैं। तो देखो मगध ये रहा, आप जरा ध्यान से देखोगे ना तो मगध यहाँ पर है। ठीक है, उस समय कुछ ऐसा दिखता था, ये बहुत पुराना है। हाँ हाँ, देखो पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था, पाकिस्तान नहीं था कुछ भी, हिंदुस्तान था। पाकिस्तान बाद में आया, फिर ये इंडिया तो बोलते थे इसको। फिर सिंधु इंडिया बोलने के पीछे बहुत कारण है। इंडस वैली था, फिर इंडस से इंडिया हो गया, फिर ऐसे ऐसे नाम बढ़ा इसका पूरा हिंदुस्तान का। आगे ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, छोड़ो। मगध का शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय। मगध क्या था? एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इसका उदय हुआ। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो। 16 महाजनपदों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य बना। ठीक है, महाजनपद बना। इसके उदय में योग्य शासकों, राजनीतिक नीति और भौगोलिक परिस्थिति तीनों का बड़ा योगदान था।
मतलब मगध का शक्तिशाली बनना के पीछे क्या कारण थे? 3 इंपॉर्टेंट कारण सबसे ज्यादा। योग्य शासक थे वहां पर, इसलिए मगध फला फूला, क्योंकि शासकों ने ध्यान दिया उस चीज पर, ठीक है। और राजनीतिक नीति भी अच्छी थी उनकी, किस तरीके से उन्होंने मगध ने काफी सारे महाजन पदों मतलब जनपदों पर उन्होंने कब्जा किया था, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह, वर्षा वगैरह अच्छा खासा होता था, तो खेती वगैरह होती थी। लोहे की खदानें भी मगध में थी, बहुत सारे कारण है। अगर एक क्वेश्चन तो आता है कि मगध की विशेषता बताइए, या महाजन पद, मगध एक महाजन पद कैसे बना, या महाशक्तिशाली महाजन पद कैसे बना, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। अब आगे बिंबिसार। तो देखो बिंबिसार का बात करते हैं, तो मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक, मगध का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? बिंबिसार। कौन था? हाँ हाँ, बिंबिसार, ठीक है। देखिए बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक किया? 52 वर्ष तक शासन किया। और बिंबिसार की 3 पक्षीय नीति थी, मतलब वो 3, जैसे वैवाहिक संबंध, मित्रता नीति और विजय नीति, 3 थी। तो वैवाहिक संबंध समझो, कौशल के राजा प्रसेनजीत का बहन से विवाह किया इसने, दहेज में काशी मिला इसे, जिसे 1 लाख सिक्कों का लगान मिलता था, ठीक है ना, काशी से। उसके बाद लिच्छवियों और मदरों के प्रमुख की पुत्रियों से भी विवाह किया इसने, ठीक है, कितनी सारी विवाह किया इसने। फिर उसके बाद मित्रता नीति, शक्तिशाली राज्यों के साथ मैत्री संबंध बनाया उसने, इसकी नीति है अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का। फिर उसके बाद है विजय नीति, कमजोर राज्यों पर आक्रमण करता था, जैसे कि अंग देश के राजा यह बृहदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, ठीक है। दूसरा बिंबिसार की अन्य विशेषता क्या थी? बौद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे, मतलब उसी के समय के थे, ठीक है, दोनों को देखते थे। माना जाता है कि बिंबिसार की मृत्यु उनके पुत्र अघातशत्रु द्वारा करवाई गई थी, कि इसका पुत्र अघातशत्रु ने इसकी मृत्यु करा दी थी, ठीक है। चलो ये था बिंबिसार का। अब आप बात करते हैं अघातशत्रु की, बात करते हैं अघातशत्रु। एक आक्रामक विजेता था। अघातशत्रु ने कई बड़े युद्ध लड़े। पहला प्रसेनजीत यानी कौशल से युद्ध, ठीक है, देखिए कौशल से युद्ध। प्रसेनजीत ने काशी वापस मांगी, ठीक है, क्या मांगी? प्रसेनजीत ने काशी वापस मांगी, तो अघातशत्रु ने इनकार कर दिया और युद्ध हुआ। अंत में काशी और मगध पर अघातशत्रु का नियंत्रण हो गया, ठीक है। उसके बाद वैशाली वज्जी संघ ने से युद्ध, फिर क्या हुआ? वैशाली से भी युद्ध हुआ। वैशाली के शासक चेतक अघातशत्रु के नाना से 16 वर्षों का युद्ध था, और युद्ध में विजय प्राप्त कर वैशाली को मगध में भी मिला लिया गया, ठीक है ना, जो कि इसके नाना लगते थे। जो वैशाली के शासक चेतक अघातशत्रु का नाना था, इस 16 वर्षों से इनके बीच में युद्ध चल रहा था, और बाद में अघातशत्रु ने इनको हराया और वो भी अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो उसके बाद है उदय। देखिए उदयन, मगध की सेना शक्ति को मजबूत करने वाला शासक उदयन था। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र पटना में एक विशाल किले का निर्माण करवाया। कौन से नदी में? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र पटना में एक विशाल किले का निर्माण कराया, ठीक है। यह स्थान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहला व्यापार मार्गों का केंद्र था, सैनिकों की आवाजाही आसान होती थी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग का आता है। कौन आता है? शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग वंश अवंतिका मालवा को जीतकर मगध में मिलाया, ठीक है। और कालाशोक, शिशुनाग का पुत्र कौन है? कालाशोक। और कालाशोक, ठीक है ना, कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। उसके शासन में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है ना। इसमें द्वितीय बौद्ध संगति इसके शिशुनाग का पुत्र यानी शिशुनाग के पुत्र कालाशोक के राज्य शासन के वक्त कराया गया था। फिर है नंदवंश। देखो नंदवंश कौन है? महापद्मानंद सबसे प्रमुख शासक थे। गैर क्षत्रिय निम्न जाति पृष्ठभूमि के माने जाते थे, ठीक है ना। अब क्या होता था उस समय? शासक ने केवल क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन ये कौन थे? एक निम्न जाति पृष्ठभूमि के माने जाते थे, ठीक है। गैर क्षत्रिय मतलब जो कि क्षत्रिय न होना, ठीक है। उसका बहुत बड़ा सेना बल था। कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया। और फिर उसके बाद है घनानंद, जो कि अंतिम नंद शासक था, ठीक है। घनानंद कौन था? अंतिम नंद शासक था। अत्यधिक कर लगाने से जनता असंतुष्ट थी इससे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस असंतोष का लाभ उठाकर नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की
स्थापना हुई। अभी तक चल रहा था ना, पहले बिंबिसार आया, फिर अगातशत्रु आया, फिर उसके बाद ये सारे आए, और ये अंत में कौन आया? नंदवंश। और नंदवंश को किसने खत्म कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने खत्म कर दिया। ठीक है ना, इसी चीज का फायदा उठाकर। ठीक है, अब उसके बाद उदय होता है आपका, पहले बात करते हैं मगध के उदय के भौगोलिक कारण। ठीक है, क्या कारण? भौगोलिक कारण। तो देखिए भौगोलिक कारण क्या है? पहला है राजगीर, प्राकृतिक किला था यहाँ पर। राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर, और राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि प्राकृतिक सुरक्षा इससे मिलती रहती थी। फिर है उपजाऊ नदी घाटी। गंगा घाटी में अतिरिक्त कृषि उत्पादन, यानी गंगा घाटी के पास बनी थी, जिसकी वजह से बड़ा सैन्य बल बनाए रखना आसान था। ठीक है, उसके बाद है वन संपदा और हाथी। देखो दक्षिणी क्षेत्रों से इमारती लकड़ी और युद्ध हाथी मिलते थे। ठीक है, उसके बाद लोहे की खदानों पर नियंत्रण किया। दक्षिण बिहार के लोहे के संसाधन ने मगध को हथियार और कृषि उपकरण बनाने में क्या करा? बढ़त दी। ठीक है, उसके बाद इन आर्थिक व भौगोलिक कारणों ने मगध को अन्य महाजन पदों से अधिक शक्तिशाली बना लिया। ठीक है ना, तो ये क्या था? आपका भौगोलिक कारक था, इसकी वजह से मगध एक महाजन और महाशक्तिशाली महाजन पद बना। अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का उदय। क्या? मौर्य साम्राज्य का उदय। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? है ना, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। हमने यही देखा। ठीक है, यह भारतीय इतिहास का संकलिक यानी टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि पहली बार भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इस काल के लिए बहुत से विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हैं, जिससे इतिहास का हाँ सत्य स्थापित हो सकता है। ठीक है ना, अब वो आगे चला गया थोड़ा सा। देखिए उसके बाद क्या है? मौर्यकालीन स्रोत। अभिलेख, पहला क्या है? अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के शिलालेख। क्या है? कुल लगभग 44 अभिलेख चट्टानों व स्तंभों पर खुदे मिले। ठीक है, भाषा पाली थी, लिपि ब्राह्मणी थी, और यह भारत में लेखन के सबसे प्राचीन शास्त्रों में माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे मौर्य साम्राज्य ने आया, नंद वंश को खत्म करा, अपना साम्राज्य फैलाया, और ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट था, जो सबसे बड़ा क्या था? प्रशासन या शासन बोल सकते हो, यहाँ पे स्थापित किया गया। ठीक है, इसमें अशोक का महत्वपूर्ण अभिलेख है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पंचमार्क सिक्के। ठीक है ना, क्या है? पंचमार्क सिक्के। कुम्हारार जो कि पटना में अशोक के महल के अवशेष मिले हैं, और मौर्यकालीन मूर्तियों व स्तंभों के अवशेष मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है। फिर है साहित्यिक स्रोत, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार का मंत्री था वो। ठीक है ना, अर्थशास्त्री था, वहाँ का इकोनॉमिस्ट था, फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, तो शासक राजक्रम, जासूसी, अर्थव्यवस्था आदि पर विस्तृत ग्रंथ लिखा गया था कौटिल्य का शास्त्र पर, और यह बताता है कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, उसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका बुक, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, वो आया घूमने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, थोड़ा देर ठहरा, वहाँ के बारे में भी लिखा। इसमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासन, जनता और राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सकते हो। फिर उसके बाद है आपका द्वीप वंश और महावंश। ठीक है ना, देखो द्वीप वंश और महावंश, देखिए क्या है? श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? द्वीप वंश और महावंश। अशोक और उसके धर्म प्रचार से संबंधित विवरण, क्योंकि अशोक ने श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था अपने बच्चों को भेजकर। फिर उसके बाद विशाखा दत्त का नाटक, जो कि है मुद्राक्ष। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से जुड़ी घटनाओं का वर्णन मिलता है इसके अंदर। किसमें? मुद्राक्ष में। ठीक है, मुद्राक्षस में। ठीक है, उसके बाद है मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य पहले, जो कि 321 से 297 ईसा पूर्व तक रहे। इसने क्या करा? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। नंद वंश की विशाल सेना को इसने हराया। ठीक है, सेना का उपयोग करके। ठीक है, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम तथा भारत के बड़े हिस्सों की जीत करी। नंद वंश को अपने अंडर में ले लिया, फिर उसकी सेनाओं का इस्तेमाल करके इसने धीरे धीरे सब जगहों पर उसने अपना कब्जा किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे क्या है? बिंदुसार। कौन है? आप बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। कौन था? हाँ, यूनानियों से सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध बढ़ाए। उसके शासन के बारे में जानकारी सीमित है। अशोक आता है उसके बाद। कौन आता है? अशोक। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक है। ठीक है ना,
उसका देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने सत्ता पाने के लिए भाइयों की हत्या की, पर अन्य स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करते। मतलब बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं कि अशोक ने सत्ता हासिल करने के लिए बिंदुसार या फिर अपने भाइयों को इसने मारा, ठीक है, लेकिन और स्रोत इसके मिलते नहीं है, पुष्टि नहीं हो पाई। फिर कलिंग युद्ध किया इसने, जो कि भयंकर रक्तपात हुआ, उसमें लाखों लोग मारे गए, बंदी बने, और इससे अशोक के मन में गहरी करुणा आ गई, ठीक है, काइंडनेस आ गई, ठीक है, इससे इसका दिल दहल उठा और फिर इसने प्रण लिया कि अब भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। फिर इसने क्या करा, धर्म विजय का निर्णय लिया। क्या लिया? हाँ, अशोक ने क्या कहा, मैं भविष्य में भेरी घोष यानी युद्ध के भाज्य, धम्म घोष यानी धर्म के संदेश की श्रेष्ठता मानता हूँ, जीवन का शेष भाग धर्म के प्रचार में लगाऊंगा। मतलब धर्म के आधार पर, यानी अहिंसा ना करना, बाकी सारे लोगों पर दान दक्षिणा करना, दया दिखाना, ये सारे आप ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मौर्य साम्राज्य का पतन। देखिए अशोक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सकी। अशोक जैसे ही खत्म हुआ तो वैसे ही मौर्य साम्राज्य को संभालने के लिए कोई योग्य शासक ही नहीं मिला, कोई उत्तराधिकारी सही था ही नहीं, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त कौन था? बृहदत्त, ये इंपॉर्टेंट है। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। महान कौन था? अशोक, ठीक है ना। और लास्ट का कौन था? बृहदत्त। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसे मारकर मौर्य साम्राज्य समाप्त कर दिया। किसने मारा? बृहदत्त को। उसके सेनापति ने उसको मार के मौर्य साम्राज्य का खात्मा। देख रहे हो मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था ये, पूरा फैला हुआ, सबसे बड़ा। फिर आगे चलो, तो आगे बात करते हैं अशोक और उसके धर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, अशोक एक क्या था? महान शासक था, और इसको इतिहास में सबसे महान शासकों में गिना जाता है, ठीक है। उसकी महानता का काम क्या था? उसने सैनिक विजय नहीं बल्कि उसके धर्म पर आधारित नीतियों पर उसने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। कई विद्वान कहते हैं कि बौद्ध धर्म पर यह सही नहीं है, ठीक है ना। धर्म किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था। धर्म मतलब क्या? कि अच्छी अच्छी बातें, समाज में समानता लाना, सबको एक भाव से देखना, ये सारी वो धर्म था। यह नैतिक आचरण संहिता थी। क्या थी? नैतिक। जैसे कि सबसे प्यार से बोलना, किसी दुखियारी की मदद करना, किसी उल्टा ना बोलना, और फालतू फालतू की कामें ना करना, ये सारी चीज़ें जो भी फालतू के काम मतलब चोरी चकारी वगैरह वगैरह, यह नैतिक आचार संहिता थी जो सभी धर्मों में आम रूप से मिलती है, ठीक है। अशोक स्वयं बौद्ध था, ठीक है, लेकिन उसके कभी किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं किया, ठीक है ना। वो बौद्ध से था लेकिन उसे किसी भी धर्म से कोई मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका अशोक के धर्म की मुख्य विशेषता। देखो अशोक के शिलालेखों से धर्म के तत्व जान पड़ते हैं, जैसे कि नैतिक गुण, करुणा, दान, उदारता, सत्य, पवित्रता और अच्छा सामाजिक व्यवहार, ये था। उसके बाद अशोक कालीन शिलालेखों में धर्म का विवरण। देखो स्तंभ लेखन, हिंसा पर नियंत्रण, ठीक है। देखो अत्याचार, क्रोध और ईर्ष्या पर काबू करना उसने अपने शिलालेखों पर लिखवाया, ये सब चीजें, ठीक है, ताकि लोग इस चीज पे कायम रहें। फिर उसके बाद है आपका चट्टान पर भी इसने क्या करा? अभिलेख लिखवाया। देखिए पशुवध पर रोक, क्या लिखवाया? पशुवध पर रोक, समाज भोग विलास वाली सभाएं रोकने की सलाह दी। फिर चट्टान अभिलेख 2, देखिए इसमें अस्पतालों का निर्माण, सड़कों, सराय, कुएं बनवाने का आदेश और छायादार पेड़ों का रोपण, ये सारे चट्टान अभिलेख 2 में है। चट्टान अभिलेख 3 में क्या है? माता पिता का सम्मान करना, संबंधी ब्राह्मण और श्रमों यानी भिक्षुओं का सम्मान करना, सभी मत संप्रदायों का आदर करना, है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता लिखी थी। इसमें महत्वपूर्ण वाक्य था, राजा प्रियदर्शी सभी संप्रदायों का सम्मान करता है और उन्हें उपहार व सम्मान देता है। क्या? राज्य सभी का अपने प्रियजनों का, है ना, राजा सभी का अपने प्रियजनों का सम्मान करता है और सबको उपहार और सम्मान देता है, ये लिखवाया उसने, ठीक है। तो ये अशोक के शिलालेखों की विशेषता थी कि उसने क्या क्या बातें लिखवाई। फिर है धम्म महामात्र। देखो अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, ठीक है। इनका काम था प्रजा के बीच धर्म का प्रचार करना, जो भी उसने अपनी बातें लिखी सबको बताना, नैतिक नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसका निरीक्षण करना, समाज में शांति और क्या है सद्भावना, धर्म संहिता बढ़ाना, और वृद्धों, गरीबों और स्त्रियों और बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद अशोक की शांति नीति क्या थी? विशाल साम्राज्य की विभिन्न जातियों, धर्मों और समूहों में एकता स्थापित करने के लिए अशोक ने युद्ध या दमन का रास्ता नहीं अपनाया।
उसने ये क्या कहा, विशाल साम्राज्य के अंदर जो विभिन्न जाति धर्म समूह होते हैं ना, उनके बीच में एकता कैसे स्थापित किया जाए, तो प्यार से बातचीत कर कर अच्छी तरीके से समझा बुझा कर करने की, ठीक है ना। तो उसने युद्ध दमन का रास्ता नहीं अपनाया, ठीक है। उसके बाद है बल्कि सद्भावना, नैतिकता, सहिष्णुता पर आधारित धर्म का मार्ग चुना, ताकि सब एक जैसे सोचे और सब एक साथ मदद करे एक दूसरे की। वह पहला शासक था जिसने शांति की नीतियों पर प्रशासन चलाया, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद, लेकिन कलिंग युद्ध से पहले वो भी ऐसा ही था, ठीक है। अब देखिए मौर्य का पतन, क्या मौर्य का पतन, मौर्यों का पतन। मौर्य साम्राज्य विशाल था, बड़ी सेना थी, मजबूत प्रशासन था, उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा भाग जो हमने देखा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फिर भी अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा और कई दशकों में ही समाप्त हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विभाजन भी हो गया, ठीक है। साम्राज्य दो भागों में बट गया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, जो कि राजा दशरथ के हाथ में चला गया और किसके हाथ में चला गया, संप्रपति के हाथ में। और यह विभाजन केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का पहला संकेत था, ठीक है ना, कि भैया अशोक के मरने के बाद ही इसका विभाजन होना स्टार्ट हो गया और दो भागों में बट गया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक है। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या था भैया। देखिए पहला क्या है, कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन, क्योंकि इस अशोक के मरने के बाद सारे कमजोर उत्तराधिकारी आए, ठीक है। अशोक के बाद आने वाले शासक दुर्बल और अयोग्य थे, ठीक है। वह इतने विशाल साम्राज्य को प्रांतों, अधिकारियों और स्थानीय शासकों पर नियंत्रण नहीं रख पाए, ठीक है। इन सब पर नियंत्रण नहीं रख पाए, जिसके कारण इनका क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। प्रांतीय अधिकारी सूबेदार शक्तिशाली होकर केंद्र की अवहेलना करने लगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे चले तो आगे है प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी। विशाल साम्राज्य वंशानुगत सत्ता पर निर्भर था और अशोक के बाद संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उसका कोई संतान ही नहीं था। केंद्र और प्रांतीय शासन में तालमेल, कौन, अरे हाँ ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। केंद्र और प्रांतीय शासन में तालमेल खत्म, छोटे छोटे क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी, परिणाम साम्राज्य धीरे धीरे कई राज्यों में टूट गया, ठीक है। उसके बाद क्या, आर्थिक संकट आया। मौर्य काल में बड़ी सेना और विशाल प्रशासन चलाने में बहुत खर्च होता था, जो कि नहीं हो पाया इनसे, और कई वीर दान, धार्मिक दान और निर्माण कार्यों ने भी आर्थिक बोझ बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मिले सिक्कों के मूल्य में गिरावट आर्थिक कठिनाई का संकेत, ये सारे आर्थिक कारण थे, ठीक है। प्रशासनिक ढांचे में कमजोरी, अयोग्य शासक और ये आर्थिक संकट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे आपका ब्राह्मणों का विरोध, तो इसमें क्या किया गया, ब्राह्मणों का विरोध भी किया गया, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे ये लोग, लेकिन यह सही नहीं था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पशुवध बंद करने से ब्राह्मण नाराज हुए, इसीलिए मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर डाली, ठीक है। उसके बाद लेकिन यह मत अशोक के शिलालेखों से गलत सिद्ध होता है। अशोक ब्राह्मणों का सम्मान करता था, और है ना, उसने तो साफ बोला था ब्राह्मणों राजाओं सबका, है ना। अशोक ब्राह्मणों का सम्मान करता था, उसने सेना शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं की थी, इसलिए यह एक कारण मुख्य नहीं माना जाता, ठीक है। उसके बाद है अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य का प्रबंधन कठिन, ठीक है। देखो उपमहाद्वीप जितना बड़ा साम्राज्य, ठीक है ना, एक केंद्र से नियंत्रित करना बहुत कठिन था, और दूर दराज क्षेत्रों में बगावत की संभावना होती थी, और वहाँ पे कौन जाएगा। अब मान लो यहाँ पे आप बैठे हो, आप देख रहे हो कि भैया सी ब्लॉक में कोई लड़ाई हो रही है, तो आप कैसे जाओगे देखने के लिए अकेले, आपको पूरी टुकड़ी रखनी पड़ेगी ना जो देख के सब चीज़, तो वो सब नहीं था, वहाँ पर खत्म हो गई थी। जैसे ही कमजोर शासक मिले, प्रांतीय राज्य स्वतंत्र होने लगे और साम्राज्य तेजी से बिखर गया, ठीक है भाई, तो ये चीज़ें होने लगी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे अंतिम मौर्य शासक जो कि कौन था, बृहदत्त था, उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश शुरू किया। क्या किया, हाँ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी उसका प्रभाव रहा, यद्यपि साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक रहे। कृषि का विस्तार हुआ, सिंचाई, नहरें और कृषि तकनीक दूर दराज तक पहुंची। लोहे तकनीक प्रसार हुआ, लोहा सर्वप्रथम उपलब्ध हुआ, औजार व हथियार बेहतर बनाए गए। फिर उसके बाद आपका सी पॉइंट, क्षेत्रीय राजाओं का विकास हुआ। मौर्य पतन के बाद कई नए राज्य उभरे, शुंग, सातवाहन, कुषाण, इंडो ग्रीक, चोल, पांड्य, चेरा, ये सारे क्या हुए, फिर उदय होना चालू हुए, ठीक है। इन राज्यों ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। उसके बाद हमारा मौर्य शासन के अधीन भारत, ठीक है। देखो तो मौर्य शासन के अधीन भारत क्या हुआ, मौर्य शासन प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, राजा की सर्वोच्च सत्ता थी। मौर्य शासन प्रशासन केंद्रीकृत था, राजा ही
कानून व्यवस्था देखता था, कर लगान, युद्ध, प्रशासन संबंधी सभी निर्णयों का अंतिम प्राधिकारी कौन था? राजा ही था, ठीक है ना, प्राधिकारी था। और अशोक ने घोषणा की थी कि जनता का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मुझसे मिल सकता है, ठीक है ना। ये फोटो है वहीं की एक, ठीक है। आगे चले, अब देखो क्या है आगे, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद और प्रमुख अधिकारी, देखो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाई गई थी, ठीक है, राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाई गई थी। मुख्य अधिकार अमात्य, महापात्र, महामात्र और अध्यक्ष यानी अध्यक्ष, ये सब मुख्य अधिकारी बनाए गए थे। अर्थशास्त्र के अनुसार 27 अध्यक्ष थे, कितने थे? अध्यक्ष 27 थे, अधीक्षक 27 थे। कृषि, खनन, बुनकर, व्यापार, पशुपालन और क्या है, जहाज रानी आदि के प्रमुख, ठीक है। उसके बाद आपका है समाहर्ता यानी मुख्य कर अधिकारी, ठीक है, जिसका कहता समाहर्ता, ठीक है। मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण वित्त अधिकारी, ठीक है, उसके कार्य करों का मूल्यांकन करना, संग्रहण करना, राजस्व की देखभाल करना और सभी अधिदक्ष उसके निर्देशों पर कार्य करते थे, ठीक है ना। कौन था? समाहर्ता, ठीक है, ये मुख्य अधिकारी था जो कि सब इसके अंदर काम करते थे। उसके बाद विशाल सेना व सेना प्रशासन, देखिए क्या लिखा है, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल थी, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। और मैगस्थेनिस के अनुसार सेना संचालन के लिए 5 सदस्यों वाली और 6 समितियां कार्यस्थ थी। किलों की सुरक्षा का प्रमुख अंतपाल। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य को निम्न 4 प्रांतों में बांटा गया, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोशिला, उज्जैन, ठीक है, जो कि सब उत्तर पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में था। इन पर राजा के पुत्र राजकुमार यानी कुमार नियुक्त किए जाते थे और वो वहां पर शासन करते थे। उसके बाद है नया प्रशासन, राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। गांव और प्रांत स्तर पर दीवानी व फौजदारी अदालतें थी। अधिकांश छोटे विवाद गांव के बुजुर्गों द्वारा हल किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद है नगर प्रशासन, पाटलिपुत्र का नियंत्रण, ठीक है, 5-5 सदस्यों की 6 समिति बनाई गई और इन समितियों के विभाग उद्योग, विदेशी नागरिक, जन्म मृत्यु पंजीकरण, व्यापार व बाजार व्यवस्था और कर संग्रहण, और अन्य नगरों में यह व्यवस्था समान नहीं थी। आप देख सकते हो ना कि यहीं से धीरे धीरे सारी चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है। अब आगे क्या है आपका मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। देखो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या है, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, ठीक है, इसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी और राज्य की भूमि पर खेती की निगरानी सीताध्यक्ष यानी कृषि अधीक्षक करता था और किसानों पर अनेक कर लगाए गए थे। बलि कर यानी भूमि कर, जो कि कुछ उत्पादन का 1/6 मतलब 6 में से 1 भाग कर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप अपने फील्ड का 6 भाग कर लो और उसका कोई 1 भाग जो है कर के रूप में दे दो, ठीक है। पिंड कर, हिरण्य और भाग और भोग यानी सिंचित भूमि पर अधिक कर लिया जाता था। उसके बाद है व्यापार और शिल्प। देखिए बड़े शहर थे व्यापार के, बनारसी, मथुरा, गांधार और उज्जैन, जहां पर व्यापार करते थे ये लोग। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपका खनन और धातु कर्म विकसित। देखिए पाटलिपुत्र पूरे उपमहाद्वीप में द्वीप से जुड़ा व्यापारिक केंद्र था। कौन सा? पाटलिपुत्र पूरे महाद्वीप में जुड़ा हुआ एक व्यापारिक केंद्र था। बड़े बंदरगाह क्या? त्रामलिपि जो कि पूर्व में था और भड़ोच जो कि पश्चिम में था। शिल्पकार व व्यापारी जो कि श्रेणियों और गिल्ड से संगठित थे। मौर्य में लोहा उत्पादन पर नियंत्रण रखा गया। फिर उसके बाद सामाजिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था बनी रही, व्यापार बढ़ने से वैश्यों की प्रतिष्ठा बढ़ी और शूद्र कृषि व शिल्प में सम्मिलित होने लगे और अछूत वर्ग का विस्तार भी हुआ, ठीक है, इसे बिल्कुल ही छूना मना था। फिर उसके बाद है मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, ठीक है भाई। देखिए महत्वपूर्ण निर्माण, अशोक स्तंभ बनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह जो कि सारनाथ के सिंहा स्तंभ से लिया गया था। गुफाएं जो कि बराबर पहाड़ियों में लोमस ऋषि गुफा थी। फिर है मूर्तिकला जो कि आपकी दादरीगंज सॉरी दीदारगंज है ये तो, दीदारगंज याक्षिनी और पॉलिश की गई पत्थर की मूर्तियाँ। उसके बाद क्या है मौर्य काल उत्तम पॉलिश, सादगी और मजबूत संरचना की विशेषताओं वाली थी। मूर्तिकला देखो क्या बोलता है दीदारगंज याक्षिनी में मिली और पॉलिश की गई पत्थर की मूर्तियाँ थी। यहाँ पर गुफाएं बराबर पहाड़ियों में लोमस ऋषि गुफा थी। उसका राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के सिंहा स्तंभ से लिया गया था और अशोक स्तंभ सारनाथ रामपुरवा
लोरिया और नंदनगर, ये सब जगह पर ये चीज़ें थी क्योंकि मौर्य कालीन की कला व वास्तुकला थी, इसमें महत्वपूर्ण निर्माण ये थे आपके। ठीक है, तो इसी के साथ अब जो है आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है भैया, तो ये चैप्टर पूरा ही आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए।